बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले को डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक 1 की। हमने डिस्कस कर लिया था कि सेलुलर अडाप्टेशन क्या होती हैं, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया की कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डेपोजिशंस क्या होती हैं। अब इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दो तरह के पोर्शंस में हमने इसे डिवाइड किया होता है। इंट्रासेलुलर डेपोजिशंस के अंदर ना 5 चीज़ें आ रही होती हैं। एक होता है फैटी चेंजेस, सेकेंड थिंग इज़ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर, थर्ड वन प्रोटीन्स एंड फोर्थ ग्लाइकोजन। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब इसमें दो तरह की ना यानी कि रीजंस हैं कि क्यों सेल के अंदर पिगमेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्यों कोई भी चीज़ यहाँ पे जमा होना शुरू हो गई है। एक तो ये हो सकता है कि इनएडिक्वेट रिमूवल है, सेल के अंदर से उसका रिमूवल नहीं ठीक तरीके से हो पा रहा। और सेकंड काज ये हो सकता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है उन केमिकल्स की, उन यानी कि फैट्स की, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन या फिर ग्लाइकोजन, एनीथिंग, एनी मॉलिक्यूल जो कि सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। सबसे पहले हम फैटी चेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। फैटी चेंजेस का ना एक और नाम होता है स्टीटोसिस। फैटी चेंजेस को या फिर फैट एक्यूमुलेशन को स्टीटोसिस भी कह देते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी सेल है उसके अंदर फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली जो फैटी चेंजेस अकर हो रहे होते हैं, फैटी चेंजेस आ रहे होते हैं, वो लिवर के सेल के अंदर होते हैं। अब ये लिवर के सेल के अंदर ही क्यों आ रहे हैं? ये लिवर के सेल्स के अंदर इसलिए आ रहे होते हैं कि लिवर एक मेजर आर्गन है जो इन्वॉल्व होता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर, फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब इसके दो तरह के काजेज हो सकते हैं फैटी चेंजेस के। एक तो हो सकता है कि पेशेंट अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करे, और दूसरा क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये लिंक कर रही होती हैं ओबेसिटी के साथ। जब पेशेंट को ओबेसिटी होती है ना तो डिफरेंट सेल के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, फैटी चेंजेस या फिर फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करके मैं आपको जो रॉबिन है ना उसके अंदर बहुत प्यारी डायग्राम बनी है वो दिखाऊंगी, ताकि आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड क्या है, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब ये किसके अंदर हो रहा था, अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के अंदर हो रहा होता है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है, एक हमारी बॉडी के अंदर ना जो भी फैट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी होता है और उनकी एक्सक्रीशन भी हो रही होती है, बाइल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। अगर उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई मसला आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर बॉडी ठीक तरीके से उन्हें रेगुलेट नहीं कर पा रही, हार्मोनल मसला आ गया है, कोई रिसेप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, या फिर एनीथिंग, कोई कंजेनिटल डिजीज़ है, उसे इंजाइम की डेफिशिएंसी है, या फिर उसकी एक्यूमुलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, बंदा कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को, और वेसल्स के सराउंडिंग के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ, और यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाता है। इसके अंदर बस यही है। थर्ड पे क्या होता है, प्रोटीन की एक्यूमुलेशन। मोस्टली क्या होता है कि ये बहुत लेस कॉमन है, इतना प्रोटीन एक्यूमुलेट नहीं हो रहा था, लेकिन अगर ये होता है तो उसकी काज ये हो सकती है, या तो प्रोटीन का अपटेक ज़्यादा है सेल के अंदर, या फिर उसकी सेल के अंदर ही सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। अब इसमें दो तरह के पाथवेज या फिर दो चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। मोस्टली क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है ना, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो क्या होता है ये, ठीक है, ये वोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है, ओके। ये जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, इसमें जो भी मटेरियल आ रहा होता है इसने क्या हो जाना है, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाना होता है। अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन यहाँ से लीक आउट नहीं होती है, और अगर अगर थोड़ी सी प्रोटीन यहाँ पे लीक आउट हो जाती है ना, ये बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाती है, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक हो गया, ये देखिए। और वो जो पाइनोसाइट्स होते हैं ना, पाइनोसाइट्स यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के अंदर जहाँ पे उनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रोटीन्स की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गई है। ये ऐसी कंडीशन है, ये ऐसी प्लेस है, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रही है सेल के अंदर। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, रसल बॉडीज़। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन है ना, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले सेल हैं, उनके अंदर इम्यूनोग्लोबिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी प्रोटीन की एक टाइप है। पहले में क्या हो रहा था, किडनी के अंदर एल्ब्यूमिन की जब रीअब्जॉर्प्शन होती है पाइनोसाइट्स के अंदर, तो वो वहाँ पर एक्यूमुलेट कर जाती है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि रसल बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, ये एक बेसिकली
क्या कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हेरिडिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं और जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनके अंदर ही एंटीबॉडीज़ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और उन सेल्स को हम नाम देते हैं रसेल बॉडीज़। ये कंडीशन मल्टीपल माइलोमा के अंदर हो रही होती है। आपने बस नाम याद करना है, आपका पीछे से कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है, इससे आपका अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अल्कोहलिक हाइलीन इन लिवर के अंदर क्यूमुलेट हो जाती है जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे होते हैं। न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स इन न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोफिब्रिली प्रोटीन है स्पेसिफिक, जो न्यूरॉन के सेल्स के अंदर क्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बस नाम आपने एक बार देख लेना, इनमें से ऐसा कोई एमसीक्यू वगैरह भी नहीं आता। फिर फोर्थ हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो रहा है। ये ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट क्यों हो रहा होता है, कहीं भी अगर ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के अंदर या फिर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर मसला होगा ना, तो ग्लाइकोजन सेल के अंदर क्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दो तरह की कंडीशंस में हो सकता है। एक हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, जिसमें रेनल ट्यूब्यूल्स और कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा ये हो सकता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में, जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हो रही और ग्लाइकोजन स्टोर होना स्टार्ट हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर भी हमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स मिलेंगे सेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। इसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। पिगमेंट्स में से 3 तरह के पिगमेंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। हाँ, 4 तरह के पिगमेंट्स को। एक हमारे पास कार्बन है, एक है लिपोफस्किन पिगमेंट, देन मेलानिन है और हीमोसाइड्रिन है। सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। अब पिगमेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पिगमेंट क्या होता है। कोई भी कलर सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम पिगमेंट कहते हैं। और फिलहाल हम लोग इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की बात कर रहे थे, इस टॉपिक को पढ़े थे कि इंट्रासेलुलरली सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी केमिकल्स हैं या फिर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। फैटी, उसमें फैट्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, ग्लाइकोजन आ जाता है और पिगमेंट्स आ जाते हैं। अब इसमें से एक एमसीक्यू ये आता है कि मोस्ट कॉमन क्या है, कार्बन है जो कि सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा होता है। और ये कंडीशन हो रही होती है एंथ्राकोसिस के अंदर। एंथ्राकोसिस इस तरह जो कि कोल माइंस के अंदर काम कर रहे होते हैं वर्कर्स होते हैं ना, उनके लंग्स के अंदर ये कंडीशन होती है एंथ्राकोसिस की। प्रॉपर एक डिजीज़ है, आप इंशाल्लाह 3rd ईयर में इसको स्टडी करेंगे। इनहेलेशन होती है, ये कार्बन पेशेंट के लंग्स के अंदर चली जाएगी, मैक्रोफेजेस को इनगल्फ करेंगे, लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर जाएगी और लिम्फ नोड्स और पल्मोनरी पैरेन्काइमा के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, आपकी कार्बन हमने देख लिया। देन हम बात कर लेते हैं लिपोफस्किन। लिपोफस्किन अब बेसिकली क्या होता है, लिपोफस्किन एक वियर एंड टियर पिगमेंट है। वियर टियर पिगमेंट का मतलब होता है कि एज पिगमेंट, एज रिलेटेड, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है ये पिगमेंट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। अब इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये आपको एमसीक्यू आता है कि लिपोफस्किन का कलर क्या होगा। ये ब्राउनिश येलो ग्रेन्यूल्स होते हैं एक्यूमुलेट। अब ये एक्यूमुलेट क्यों हो रहे होते हैं कि फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये सेल को डैमेज करते हैं, सेल के कंपोनेंट्स वगैरह को, जिसकी वजह से ये ग्रेन्यूल्स बनते हैं और सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ है हार्ट। अब उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है ब्राउन एट्रोफी। जब हार्ट की इंजरी वगैरह हो रही होती है ना, तो यहाँ पे ये केमिकल या भी ये पिगमेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं और जब ये लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये ब्राउन अपीयरेंस देते हैं हार्ट को, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्राउन एट्रोफी। अब नेक्स्ट पिगमेंट हमारे पास मेलानिन है। मेलानिन एक ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है जो मेलानोसाइट स्किन के सेल्स हैं उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है सेल को, स्किन को फ्रॉम यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर आ गया हीमोसाइड्रिन। हीमोसाइड्रिन अब क्या है, हीमोग्लोबिन ड्राइव्ड गोल्डन येलो पिगमेंट। अब इसका आपने कलर याद रखना है कि हीमोसाइड्रिन का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो पिगमेंट होता है, वो ब्राउनिश येलो पिगमेंट था। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये ऐसे टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट हो, या फिर आयरन की एक्यूमुलेशन या फिर आयरन की स्टोरेज के अंदर जो टिश्यूज़ यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि टिश्यूज़ के अंदर जो सेल होते हैं ना, उनके पास एक एपोफेरेटिन प्रोटीन होती है जो कि आयरन स्टोर करने का काम कर रही होती है। यूजुअली ये जब ये एक्यूमुलेट हो रहा होता है ना, इस वो कंडीशन पैथोलॉजिकल ही होती है, लेकिन सम टाइम ये फिजियोलॉजिकल भी कुछ अमाउंट के अंदर कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वो सेल स्प्लीन हो सकता है, लिवर हो सकता है या फैगोसाइट्स हो सकते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आरबीसी की डिग्रेडेशन के अंदर। ये इतनी लंबी कहानी वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ना वो यही है कि आपको पिगमेंट का पता होना चाहिए। ऐसे टिश्यूज़ में होता है जो आयरन होता है या तो फेरेटिन होते हैं, बस ये चीज़ें। जब इसकी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगी ना, इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोसाइड्रोसिस।
और जब इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या फिर एक्सट्रीमली एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगी ना, इस कंडीशन को हमने कहा कहते हैं हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है, जीन्स की म्यूटेशंस की वजह से पेशेंट इसमें प्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो सारे थे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट हो रहे थे हमारी सेल के अंदर। अब आ जाती है बात एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट्स की, या एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या क्या सेल के ऊपर एक्यूमुलेट हो सकता है या फिर अटैच हो सकता है। ये बेसिकली पैथोलॉजिकली होती है। ठीक हो गया। अब इसमें दो तरह की एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंटेशन होगी। एक होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड सेकंड वन इज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें से भी आपको लाजमी एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। ठीक है। अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या होता है? जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है उसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है उसमें कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफेक्ट हो रहा होता है। अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जो कैल्शियम होता है ना वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है डेड टिश्यू के अंदर। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का बेसिकली जो लिंक है ना, जो ताल्लुक है वो डेड टिश्यू के साथ है। अब ये कंडीशन हो सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, जिसमें सेल वॉल की अगर जो हमारी इनर लाइनिंग है वेसल्स की, उसमें कोई इंजरी वगैरह हो गई, या फिर हार्ट वेल्व्स के अंदर भी ये कंडीशन हमें मिलती है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? अब मैंने आपको बताया कि डेड टिश्यू के अंदर होगा। ऐसा क्या होता है डेड टिश्यू के अंदर कि ये कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। डेड टिश्यू होते हैं ना, वो रिलीज़ कर रहे होते हैं समहाउ कैल्शियम को भी और फैट्स को भी। अब इनकी आपस में बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है, तो जो जैसे ही जो कैल्शियम होता है ना फैट्स के साथ जाके अटैच होता है ना, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बाकी सारे कैल्शियम को भी कि वो क्या करे, आके फैट्स के साथ अटैच हो जाए, और ये वेजिकल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और वेजिकल्स क्या करते हैं, जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना उनके साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम अट्रैक्ट हो गया, उनके साथ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, पाइलअप होना शुरू हो जाएगा, तो हार्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। आउटसाइड इन्वायरमेंट डिपॉजिट, ये बाहर से जितना भी कैल्शियम होता है वो क्या करेगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा होता है, स्नोबॉल इफेक्ट भी इसे कहते हैं। एक्यूमुलेट होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्रिस्टल्स बन जाएंगे, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब जो सेकंड है ना, सेकंड आ जाती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर बेसिक डिफेक्ट आ रहा है, और ये हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो रही होती है इन नॉर्मल टिश्यू में। अब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? मेटास्टेटिक नॉर्मल टिश्यू के अंदर हो रही है, और जो हमारे पास डिस्ट्रॉफिक थी वो हो रही थी किसके अंदर, डेड टिश्यू के अंदर या डाइंग टिश्यू के अंदर, पैथोलॉजिकल कंडीशन में। अब जो हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी भी तो कोई रीज़न होगी ना। उसकी 3 तरह की रीज़न्स हो सकती हैं, बल्कि 4 तरह की रीज़न्स हो सकती हैं। पहला क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो सकता है। दूसरा क्या है, कोई भी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बोन्स की कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से बोन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई है, और हमारे सीरम में, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंड फोर्थ वन इज़ रेनल फेलियर। फर्स्ट वन में क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा, ड्यू टू ट्यूमर हो सकता है, ड्यू टू हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एनीथिंग एनी काज हो सकता है। जस्ट हमारा मेन कंसर्न है पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का बोन से रिलीज भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन ड्यू टू एनी डिजीज़। इसमें बेजर डिजीज़ हो सकती है, इसमें बोन के कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं, इसके अंदर मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं लाइक मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया, एनीथिंग बोन के डिसऑर्डर्स या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो क्या होगा कि बोन की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड के अंदर कैल्शियम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। देन अगर हम बात कर लें विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अब विटामिन डी का क्या ताल्लुक है? जब विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू होता है तो बॉडी कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है गट से। इस तरह कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। फोर्थ वन हमारे पास रेनल फेलियर है, जो कि मोस्ट कॉमन काज होता है। अब इसमें होता क्या, इसमें ये होता है जब किडनीज ख़राब होती है ना, ये हमारी बॉडी से फास्फेट्स को रिमूव नहीं कर रही होती। जब ये फास्फेट्स को रिमूव नहीं करेंगी तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा फास्फेट्स की वजह से, और फास्फेट क्या करेगा कि कैल्शियम को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि यूरिन में से कैल्शियम की जो रिलीज़ होता है वो कम हो जाएगा, और फास्फेट्स की वजह से उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, और ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। अब हमने डिस्कस कर लिया इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डिपॉजिट्स को भी और कैल्सिफिकेशंस को भी, कि मेटास्टेटिक क्या होती है डेपोजिशन में। इंट्रासेलुलर में हमने वही 2-4 चीज़ें देख ली हैं कि फैटी चेंजेस, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, प्रोटीन,
ग्लाइकोजोनल पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और मेटास्टेटिक चेंजेस क्या होते हैं और डिस्ट्रॉफिक चेंजेस क्या होते हैं, इसके अंदर मेरे ध्यान से जो हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आने लगी है, वो क्या है कि हम डिस्कस करेंगे ये रॉबिन का चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से कौन कौन से MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसे नेक्स्ट पार्ट के लिए डिस्कस करते हैं।